पुराना रिवीजन हो गया? जो पढ़ाया था रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ? कुछ थोड़ा सा घर जाके कष्ट किया करो पढ़ने का, कम से कम एक बार जाके नॉवेल टाइप का ही रिवीजन कर लिया करो। समझ गया ना? जो भी पढ़ाते उसका जो है नॉवेल टाइप का ही क्या कर देना है, रिवाइज कर देना है। चलो स्टार्ट करूं। तो पिछला क्लास में हमने हाँ आपका स्पाइकमैन का रिमलैंड ख़त्म किया था, राइट। मैकिंडर का हार्टलैंड और रिमलैंड ख़त्म किया था। नोट्स देख लिया होगा, प्रिंटेड भी पढ़ा होगा या और स्लाइड्स भी दिया था। क्या बात कर रहे हो, स्लाइड्स तो भेज दिया था मैंने, भेज तो दिया था, कहाँ रहते हो? अब गर्ल्स वाले में पता नहीं, हो सकता है भूल गया हूँ तो नहीं पता। बॉयज़ वाले में तो एक में तो भेज दिया था मैंने, दोनों में तीनों में भेजा था। हार्टलैंड रिमलैंड दोनों ये हो गया। हार्टलैंड का भेजा, रिमलैंड का नहीं आया क्या? चलो आजकल तुरंत याद दिला दिया करो ना, तो एक दो बार मैसेज कर दिया करो जिस दिन नहीं आए तो। अब क्या है कि मेरे पास बहुत सारे काम होते, भूल जाता हूँ, तो एक बार रिमाइंड करा दिया करो कि सर रिमलैंड की नहीं है, जैसे ये रिमाइंड कराता था बीच बीच में शाश्वत, तो फिर डाल देता हूँ टाइम, लैपटॉप में बैठते ही याद रहता है। ठीक है, हार्टलैंड का डाला हो, हाँ रिमलैंड वाला नहीं डाला हुआ है, तो एक बार रिमाइंड करा दिया करो, मैसेज करके मेरे को पर्सनली कर दिया करो या ग्रुप में भी कर दिया करो कि सराज वाली स्लाइड वो कहाँ गई? खुशबू मतलब चाय पीने गई कि घर चली गई पूछ रहा हूँ। चलिए, सेंट्रल प्लेस थ्योरी एक टॉपिक है आपका जो है केंद्रीय स्थान सिद्धांत। तो केंद्रीय स्थान सिद्धांत इंट्रोडक्शन प्रस्तावना की बात करें तो ये सिद्धांत दिया है क्रिस्टॉलर ने। क्रिस्टॉलर ने दिया और बाद में इसमें लॉस ने संशोधन किया, थोड़ा सा संशोधन करके, तो लॉस का संशोधन भी है अमेंडमेंट, अमेंडेड बाय लॉस, दोनों ने जो थोड़ा सा उसमें संशोधन भी किया। क्रिस्टॉलर को जो है केंद्रीय स्थान का पिता कहा जाता है, केंद्रीय स्थान सिद्धांत का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ सेंट्रल प्लेस थ्योरी कहा जाता है। किसको? क्रिस्टॉलर को। लॉस ने अमेंडमेंट किया, अमेंडेड बाय लॉस, LOSCH, जर्मनी के थे, तो जर्मनी के स्टडी पर आधारित है। जर्मनी, तो ये इसका संबंध किससे है? जर्मनी के थे तो जर्मन में उन्होंने जो है जर्मनी के नगरीय अध्ययन पर आधारित है, या जर्मनी के सेटलमेंट के अध्ययन, जंगली के बसाव के अध्ययन पर आधारित है, बसाव का अध्ययन किया था उस पर आधारित है। बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ सेटलमेंट ऑफ जर्मनी, बेस्ड ऑन क्या हुआ घबरा जा रहे? फादर, इसको ये सब इंट्रोडक्टरी में डाल सकते हो। क्रिस्टॉलर को फादर ऑफ सेंट्रल प्लेस कहा जाता है, ठीक है। दूसरा, लॉस ने इसमें अमेंडमेंट किया था, जर्मनी के थे तो इन्होंने जर्मनी के बसाव के अध्ययन पर आधारित, बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ सेटलमेंट ऑफ जर्मनी, राइट। तो इन्होंने जो अध्ययन किया था जर्मनी के शहरों का, गांवों का, उसके आधार पर एक सिद्धांत दिया, सेंट्रल प्लेस थ्योरी। चलूँ आगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है कि सेंट्रल प्लेस क्या है, इसकी परिभाषा दे देंगे, इंट्रोडक्शन में डाल देंगे। सेंट्रल प्लेस का मतलब क्या है, केंद्रीय, इसकी परिभाषा एक लाइन ये दे देंगे। दूसरा,
इसमें कुछ मूल अवधारणाएं क्या क्या है, मूल कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है आपके जो इसके अंतर्गत। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो सेटलमेंट होता है, बसाव होता है, बस्ती होती है, बसाव में पदानुक्रम पाया जाता है, बसाव में पदानुक्रम पाया जाता है, हायरार्की इन सेटलमेंट, हायरार्की इन सेटलमेंट, फाउंड हायरार्की इन सेटलमेंट। हायरार्की समझते हो ना, बड़ा केंद्र, छोटा केंद्र, निचला केंद्र है ना। जैसे पुलिस में हायरार्की होगी तो सबसे ऊपर कौन सा होता है पुलिस में, स्टेट में देखेंगे तो डीजीपी है ना, फिर उसके अंदर हाँ फुल फॉर्म है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी। उसके नीचे फिर है ना कई सारे आईजीस होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सेक्टर्स के लिए, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी। उसके बाद फिर नीचे डीजीपी होता है, डीआईजी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आपके जो है, राइट। तो एक हायरार्की हो गई है ना। छोटे लेवल पे जाओगे तो सबसे निचला प्रशासनिक पद है पटवारी का। तो छोटा निचला प्रशासनिक पद कौन सा माना जाता है, प्रशासनिक अधिकारियों में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या कर्मचारियों में देखेंगे तो पटवारी सबसे निचला गांव में काम करने वाला पद माना जाता है। फिर उसके ऊपर आरआई होता है, आरआई के ऊपर, तो ये सब क्या है, हायरार्की है कि नहीं। तुम लोग घर में हायरार्की होगी, सबसे उम्र के हिसाब से देखेंगे तो पापा बड़े होंगे, फिर मम्मी बड़ी होगी, फिर उसके बाद, ठीक है। तो उम्र के हिसाब से हायरार्की हो गई, पद के हिसाब से हायरार्की होगी, किसकी ज़्यादा चलती होगी तो पद में हो सकता है पापा एज में बड़े हो, लेकिन मम्मी की चलती होगी तो पद में कौन बड़ा हो गया, मम्मी बड़ी हो गई, है ना। तो इस तरीके से हायरार्की जो है अलग अलग आधार पे हो सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने हायरार्की की बात की। हायरार्की किसके आधार पे हायरार्की की बात की, कि कोई भी जो स्थान है, तो स्थान के द्वारा, किसी भी स्थान के द्वारा जो वस्तुएं और सेवाएं दी जाती है उसके आधार पर, किसी भी स्थान के द्वारा, किसी भी स्थान के द्वारा या किसी भी केंद्र के द्वारा वस्तुएं और सेवाओं की आपूर्ति जो की जाती है, वस्तुएं एवं सेवाओं की मात्रा के आधार पर हायरार्की निर्धारित की जाती है। वस्तुएं एवं सेवाओं की मात्रा एवं उसकी विशेषताओं के आधार पर आपका जो है क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स फीचर्स। आ रही बात समझ में। हायरार्की, हायरार्की का मतलब यहाँ पे हायरार्की इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इट्स फीचर्स प्रोवाइडिंग बाय एनी प्लेस, गिविंग बाय एनी प्लेस, सर्विंग बाय एनी प्लेस। आ रही बात समझ में। तो जैसे बिलासपुर और मुंगेली की तुलना करोगे तो कौन बड़ा कहलाएगा, क्योंकि है ना पॉपुलेशन भी एक क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, कुछ शहर या स्थान के द्वारा सेवाएं और वस्तुओं की मात्रा की आपूर्ति की जाती है, मतलब सप्लाई की जाती है, मात्रा की आपूर्ति, सप्लाई की बात कर रहे हैं। तो जो ज़्यादा सप्लाई करेगा वह उतना ही हायरार्की में ऊपर जाएगा, जो कम सप्लाई करेगा हायरार्की में नीचे रहेगा। तो इस तरीके से उसने जो है पसाओं में पदानुक्रम देखा। फिर इसके अंतर्गत एक दो कॉन्सेप्ट आएंगे, वस्तुओं की देहरी, आपका जो है थ्रेशोल्ड ऑफ गुड्स, वस्तु या सेवाएं दोनों साथ साथ ही आएंगी। गुड्स, वस्तुओं की देहरी, थ्रेशोल्ड ऑफ गुड्स, वस्तु या सेवाओं की देहरी, वस्तु और सेवा साथ साथ। वस्तु का मतलब कोई चीज़ बेच रहे तो वस्तु हो गई, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ये क्या हो गई, सर्विसेज हो गए, राइट। तो यहाँ पे है वस्तुएं सेवाओं की देहरी का मतलब ये है, क्रिस्टॉलर ने बताया कि किसी भी वस्तु या सेवा को कहीं किसी स्थान पे बने रहने के लिए न्यूनतम उपभोक्ताओं की संख्या जरूरी है। देहरी का मतलब हो गया न्यूनतम
उपभोक्ताओं की संख्या, न्यूनतम उपभोक्ताओं की संख्या, कंज्यूमर्स, मिनिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर्स की संख्या जरूरी है। आ रही बस समझ में? जैसे मैं यहाँ कोचिंग चला रहा हूँ यूपीएससी की, इंग्लिश में लिख लो, मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स या कंज्यूमर्स, समझ रहे हो? उसको बोलेंगे वस्तुओं की देहरी। वस्तुओं की देहरी का मतलब हो गया किसी स्थान पर उस वस्तु को बने रहने के लिए, किसी स्थान पर उस वस्तु या सर्विस को बने रहने के लिए, वस्तु या सेवा को बने रहने के लिए न्यूनतम उपभोक्ताओं की संख्या। आ रही बात समझ में? इंग्लिश में कैसे करेंगे? मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स या कंज्यूमर्स टू सस्टेन दैट गुड्स और सर्विसेज ऑन एनी पर्टिकुलर प्लेस। टू सस्टेन, समझ पा रहे हो? इसका मतलब क्या है, समझाओ मुझे। मिनिमम नंबर आपकी बात करें, जैसे यहाँ पे मैं कोचिंग चला रहा हूँ यूपीएससी की, हाँ, कम से कम इतना लोग तो मिले कि मेरा इंस्टीट्यूट का रेंट निकल जाए, मेरा घर चल जाए, मेरे स्टाफ लोग को पेमेंट दे सकूँ। उतने संख्या में नहीं मिलेंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? ठीक है, माइंड अप करना पड़ेगा आपका, जो है क्या करना पड़ेगा। तो उसको क्रिस्टॉलर ने कहा वस्तुओं की देहरी। देहरी का मतलब थ्रेशोल्ड, कि नंबर ऑफ कस्टमर्स चाहिए जो उस गुड्स को क्या कर सके, डिमांड कर सके। डिमांड ही नहीं रहेगी तो चलेगा कैसे? आई ना बस समझ में? तो उसको वस्तुओं की देहरी के रूप में लिया। क्लियर पॉइंट? आकांक्षा समझ में आया ना? वस्तुओं की देहरी का मतलब हो गया कि कम से कम इतने उपभोक्ता हो कि उस वस्तु को वहाँ बने रहने के लिए क्या मिल सके, मिनिमम सपोर्ट मिल सके। फिर है आपका जो है वस्तु का परास, रेंज, परास या दूरी भी लिख सकते हो, रेंज ऑफ गुड्स एंड रेंज ऑफ गुड्स, है ना, वस्तु या सर्विस, सेवाएं भी लिख सकते हो ऑब्लिक करके, गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब होता है कि कितनी दूरी से किसी वस्तु या सेवा को लेने के लिए उपभोक्ता आने को तैयार है। उसको हम लोग कहते हैं वस्तुओं की परास या सेवाओं की परास या दूरी, डिस्टेंस, रेंज। आपका जो है फ्रॉम, वस्तुओं की परास रेंज का मतलब हो गया आपका जो है फ्रॉम, कितनी दूरी से, फ्रॉम हाउ मेनी डिस्टेंस, फ्रॉम हाउ मेनी किलोमीटर्स। आ रही बात समझ में? हाउ मेनी होगा, हाउ मच होगा, हाउ मच, है ना। फ्रॉम हाउ मच डिस्टेंस एनी कस्टमर या कस्टमर्स कैन ट्रेवल, customer can travel to take that goods or services। समझ पा रहे हो कि किसी वस्तु को लेने के लिए, सेवा को लेने के लिए कितनी दूरी से लोग आने को तैयार है। तो डेफिनेटली होता क्या है कि दूरी बढ़ने के साथ साथ कस्टमर्स कम से कम घटते जाएंगे कई चीज़ों के लिए, है ना। हालांकि उसमें भी वस्तुओं और सेवाओं की प्रकृति भी निर्धारित करती है, लेकिन जैसे पुस्तक कापी लेना हो तो आप आसपास की न्यूनतम पास में दुकान होगी वहीं जाके लोग, यदि वहाँ मिल रही है तो, है ना। इसके लिए मंगला चौक या कहीं और थोड़ी जाओगे, दूर थोड़ी जाओगे। तो पुस्तक कापी के लिए आपकी रेंज क्या हो गई, यही पास वाली दुकानें हो गई आपकी जो है,
उसी प्रकार खाने पीने की चीज़ें के लिए भी आप जितना मिनिमम डिस्टेंस है, लेकिन कपड़ा लेना हो तो थोड़ा सा हो सकता है पास में भी वही कपड़ा मिलता हो, लेकिन बताया कि वहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा मिलता है, वेराइटीज़ ज़्यादा है, डाइवर्सिटीज़ ज़्यादा है, तो थोड़ा सा दूर जाना पसंद करोगे, है कि नहीं भाई? मॉल चले जाओगे या फिर अदर जिसको अलग अलग प्रकार के बहुत सारे वेराइटीज़ मिल सके वहाँ चले जाओगे, हो सकता है नहीं हो सकता है? तो किसी भी वस्तु या सेवा को लेने के लिए कितनी दूरी ट्रेवल करने के लिए कस्टमर तैयार है, उसको भी ध्यान में दिया जाता है, ध्यान रखा जाता है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे मैंने कहा दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग मोस्टली है आपका जो, लेकिन हर कोई दिल्ली नहीं जा सकता है, तो ओरिजिनल सेंटर्स में आते हैं आपके जो, हर कोई बिलासपुर नहीं आ सकता, तो ऑनलाइन या फिर छोटे सेंटर्स में है तो वहाँ पे देख लेते हैं। तो डिपेंड करता है आपका जो है किसी वस्तु को लेने के, लेकिन आप एमबीबीएस डॉक्टर की सेवा है तो आप कोशिश करोगे कि नियरेस्ट में ही थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो तो भी चलेगा, लेकिन कोई स्पेशलिस्ट सेवा है तो उसके लिए तुम दिल्ली या मुंबई और पता नहीं कहाँ जाने को भी तैयार रहोगे, हार्ट स्पेशलिस्ट हो गया या कुछ। तो इस तरीके से उसकी जो विशेषता है, उसकी जो स्पेशलाइजेशन है, उसके आधार पर भी डिस्टेंस और रेंज क्या होती है, कम ज़्यादा होती है। एमबीबीएस की सेवाएं नियरेस्ट में ही जाओगे आप, एमबीबीएस डॉक्टर के लिए फिजिकल आपका जो मेडिसिनल के लिए किसमें जाओगे, नियरेस्ट में ही जाओगे। लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम है ब्रेन की या हार्ट की, तो पहली बात तो ये ब्रेन और हार्ट हर जगह नहीं मिलेंगे तुमको, एमबीबीएस तो लगभग गली मोहल्ले में एक मिल ही जाएगा। तो एमबीबीएस का रेंज क्या है, कम है, और ब्रेन स्पेशलिस्ट का रेंज ज़्यादा है ना बात समझ में? मारुति शोरूम हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन मर्सिडीज के शोरूम नहीं मिलेंगे। तो स्पेशलाइजेशन बढ़ता है तो रेंज भी क्या होती है आपकी, है ना? स्पेशलाइजेशन बढ़ता है, स्पेशलाइजेशन बढ़ता है आपके जो है, तो रेंज भी क्या होती है आपकी, बढ़ती है। आया समझ में? तो जो जितने कम स्पेशलाइज्ड वाली वस्तुएं होंगी उसका रेंज उतना ही क्या होगा, कम होगा। ब्रेड बटर लेना है तो आप पास की दुकान में उतर करके ब्रेड बटर लेते हो, है कि नहीं? लेकिन मैंने फिर से कहा कि स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा तो उतना ही रेंज आपका क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। क्लियर पॉइंट? तो वस्तुओं की, उसी को उसने क्या कहा है, वस्तुओं की परास या दूरी कहा हुआ है, रेंज और डिस्टेंस ऑफ गुड्स कहा हुआ है। आया समझ में? तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। चलिए और कुछ, और उसके बाद है केंद्रीयता, सेंट्रलिटी। किसी वस्तु की केंद्रीयता का मतलब क्या है, केंद्रीयता, सेंट्रलिटी। केंद्रीयता, किसी वस्तु की केंद्रीयता, गुड सेंट्रलिटी ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज। केंद्रीयता का मतलब है कि कितनी वस्तु और सेवाओं की सेवाएं देता है, सेवाएं प्रदान करता है। तो जितनी ज़्यादा होंगी सेंट्रलिटी क्या होंगी, नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी सेंटर, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रलिटी बोलते हैं, केंद्रीयता बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा सेवाएं होंगी उसकी केंद्रीयता उतनी ही क्या होगी, ऊपर होगी, हाई रैंक में होगा, है कि नहीं? और लिख ले इसको, नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडिंग बाय एनी सेंटर, उसको उसकी क्या बोलेंगे, सेंट्रलिटी बोलते हैं। आया समझ में? तो इस तरीके से ये कुछ बेसिक उन्होंने कॉन्सेप्ट्स दिए कि सेंट्रलिटी ज़्यादा किसकी होगी, जितनी ज़्यादा वस्तुएं सेवाएं प्रोवाइड करेगा। सेंट्रलिटी मैंने जैसे कहा कि मुंगेली और बिलासपुर की तुलना करेंगे तो मुंगेली की सेंट्रलिटी आपका जो है कम होगी, रैंक नीचे होगा, बिलासपुर का ज़्यादा होगा। रायपुर से तुलना करेंगे तो रायपुर ऊपर चला जाएगा, है कि नहीं? लेकिन उसमें भी कई सर्विसेज ऐसी है, जैसे अब कुछ सर्विसेज है हाई कोर्ट, वो रायपुर में तो मिलेगा नहीं, तो पूरी तरह उसमें किसका एकमात्र कौन रह गया, आपका बिलासपुर ही रहेगा। कैपिटल की बात करेंगे तो ओनली, तो कुछ ऐसे कार्य भी होंगे जिसका डिस्ट्रीब्यूशन, जिसका अलग सेंटर्स, एक ही सेंटर होगा। तो जितने भी प्रशासनिक कार्य है ना आपके, जो उसका सेंटर डिस्ट्रिक्ट है तो एक ही डिस्ट्रिक्ट में, वही डिस्ट्रिक्ट में काम होगा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भले हो सकते हैं, लेकिन आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं आपका जो
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वाला काम उसी डिस्ट्रिक्ट में होगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वाला काम नहीं होगा। जिस स्टेट में रहते उसकी राजधानी में ही वही काम होगा, है ना। अब यहाँ के काम को लेकर लखनऊ नहीं जा सकती योगी जी से करवाने, भले योगी जी के साथ अपने संबंध कितने भी अच्छे क्यों ना हो, समझ गए ना भाई। तो कुछ कार्यों का वितरण या कुछ कार्यों का विभाजन मतलब बंटवारा नहीं होता है, कुछ कार्यों का बंटवारा नहीं होता है, उसको भी उसने ध्यान रखा। और कुछ कार्यों का एक से अधिक केंद्र हो सकते हैं, कुछ कार्यों के 2 ही केंद्र हो सकते हैं, कुछ कार्यों के 3 केंद्र हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से उनके बीच में किस तरीके से जनसंख्या या सेवाओं या कंज्यूमर या उपभोक्ताओं का बंटवारा होता है उसको उन्होंने ध्यान में दिया। और एक कॉन्सेप्ट उन्होंने के मूल्य करके दिया। के मूल्य का मतलब है कि किसी उच्च केंद्र द्वारा अपने से निचले कितने केंद्रों को उच्च केंद्र के द्वारा अपने से निम्न केंद्र के कितने निम्न केंद्रों को सेवाएं प्रदान करता है। केंद्रों को सेवाएं प्रदान करता है, उसके लिए उसने के मूल्य करके कॉन्सेप्ट दिया, के मूल्य का निर्धारण किया। उच्च केंद्र के द्वारा अपने से निम्न केंद्रों को सेवाएं और वस्तुएं प्रदान करना। करने की संख्या जितने लोग को करता है उसको कहा जाता है, इंग्लिश में लिख सकते हो के वैल्यू। के वैल्यू का मतलब है आपका नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय number of goods and services provided by any higher center to their surrounding lower centers। रिमोट कंट्रोल किसके पास में है? रिमोट ही नहीं है आज। लो तो कहाँ से कौन बंद किया है? कैसे? अच्छा लाइट गोल है। रिमोट कंट्रोल कहाँ गया आपका? हाँ, तो सेंट्रलिटी एक उसी को समझाने के लिए उसने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया के वैल्यू, कि यदि 3 केंद्र है तो के का वैल्यू अलग होगा, 2 केंद्र है तो के का वैल्यू, और एक ही काम है तो फिर के का वैल्यू अलग होगा। इस तरीके से उसने एक हाइपोथेटिकली है वो भी, लेकिन अब दिया है थोड़ा सा जानना पड़ेगा। तो ये कभी क्वेश्चन आया हुआ के वैल्यू करके, शॉर्ट नोट शायद दिया होगा एक बार, तो उसी को आगे पढ़ेंगे तो उसमें से आपका आंसर 150 वर्ड लिखने लायक निकल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिए उसने, जो है मूल अवधारणाएं दी, और उसके बाद इन्होंने भी कुछ एजम्पशंस मान्यताएं लेकर के चला है। मान्यताएं एजम्पशंस लेके चलता है। एजम्पशंस जैसे वहाँ पे लिया था हमने, तो लगभग वैसी मान्यताएं हैं। आइसोट्रॉपिक प्लेन, आइसोट्रॉपिक स्टेट वाला, कि लगभग वहाँ पे ज्योग्राफी, वहाँ की क्लाइमेट लगभग क्या मान के चलते हैं? समान मान के चलते, यूनिफॉर्म मान के चलते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट लगभग वहाँ पर भी लिया हुआ है। परिवहन मूल्य, परिवहन वगैरह तो अभी पढ़ेंगे उसमें, तो वो स्लाइड्स में मिल जाएंगे। लगभग वैसी मान्यताएं ये भी लेकर के चलता है। आगे बस समझ में, एजम्पशंस लेकर के चलता है। जैद लिख लिया, एजम्पशंस। चलूँ आगे। तो उसी तरह से जैसे बाकी सब में पढ़ा था, वान थ्योनेन में, वेबर में, सब में पढ़ा था हमने, तो वैसी लगभग एजम्पशंस ये भी लेकर के चलता है। ऑलमोस्ट वही पॉइंट्स रहेंगे। तो एजम्पशंस लेके चलता है आपका जो है। और उसके बाद इन्होंने जो है के वैल्यू के आधार पे 3 नियम दिए। के वैल्यू के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया। के वैल्यू के आधार पे 3 नियम दिए उसने, जो है 3 प्रिंसिपल्स। है ना। हाँ, उसके पहले एक चीज़ और डाल सकते हो यहाँ पे। उन्होंने जो बाजार क्षेत्र उसको षटकोणी माना। जो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र का मतलब कितने एरिया को सेवा दे सकता है। सेवा क्षेत्र या बाजार क्षेत्र को
बाजार क्षेत्र को वृत्ताकार न मानकर षटकोणीय आकार का माना। ऐसा क्यों माना उसको भी देखेंगे, समझाता हूँ। न मानकर षटकोणीय हेक्सागोनल माना। नहीं, एजम्पशन नहीं, अलग से आएगा, एजम्पशन अलग है। बीच में एक पॉइंट, 3 नियम आने से पहले एक पॉइंट बीच में और डाल देना कि क्रिस्टॉलर ने सेवा क्षेत्र या बाजार क्षेत्र, सर्विस एरिया या मार्केट एरिया को सर्कुलर ना मान करके षटकोणीय आकार का माना। क्यों माना उसको बताता हूँ, है ना, क्यों, इसका आंसर हम लोग भी देखेंगे। इंग्लिश में लिख सकते हो, सर्विस एरिया और मार्केट एरिया ऑफ एनी प्लेस, सर्विस एरिया और मार्केट एरिया ऑफ एनी प्लेस is not he considered not as a circle but hexagonal। मतलब ये कि एक बिलासपुर ले लेते, एक केंद्र यहाँ पर, एक हो गया आपका रायपुर, इधर जाएंगे तो ठीक है, और इन दोनों के अलावा और कुछ लेना है बीच में एक आध सेंटर हो, कोई बता दो भाई। बिलासपुर, रायपुर, हाँ चलो भिलाई ले लेते, दुर्ग ले लेते, दुर्ग या भिलाई। अब तो इन्होंने किसी भी स्थान का जो सेवा क्षेत्र या बाजार क्षेत्र इस तरीके से वृत्ताकार नहीं माना। वृत्ताकार बिलासपुर के चारों ओर वाला क्षेत्र आएगा ऐसे नहीं माना, हेक्सागोनल माना। हेक्सागोनल कैसे, जिसके 6 साइड्स होंगी, ये बिलासपुर है तो ये इसका जो बाजार क्षेत्र है, सर्विस क्षेत्र है, क्या होगा आपका, हेक्सागोनल होगा। सर्कुलर नहीं माना। क्यों नहीं माना सर्कुलर, क्योंकि जब हम किसी पास वाले स्थानों का सर्कुलर मान लेंगे तो हमारे पास 2 समस्याएं आएंगी। क्या समस्या आएंगी, या तो कोई क्षेत्र 3 जो हमने लिया है, तीनों का क्षेत्र को इस तरीके से वृत्ताकार मान लेते हैं, मान लिया जाए, तीनों का वृत्ताकार मान लेते हैं, भिलाई, रायपुर और बिलासपुर का, बीएसपी, रायपुर और भिलाई। तो इससे क्या होगा, ये बीच वाला क्षेत्र किसी के द्वारा सेवा नहीं दी जाएगा, यहाँ वाला खाली क्षेत्र बच जाएगा, अनसर्व्ड बच जाएगा, असेवित क्षेत्र। एक तो ये स्थिति बनेगी, या फिर ओवरलैप करेगा, या क्या करेगा आपका जो है ओवरलैप करेगा तीनों का इस तरीके से, आपका बीएसपी, रायपुर और भिलाई। तो या फिर इस तरीके से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा एक दूसरे का क्षेत्र। भिलाई, बिलासपुर के क्षेत्र में भिलाई भी इंटर कर जाएगा, रायपुर भी इंटर कर जाएगा, कुछ तीनों एक दूसरे के साथ कॉमन। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आपका जो है, कहीं ना कहीं सेवा क्षेत्र गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हेक्सागोनल माना। हेक्सागोनल में ना तो कोई क्षेत्र असेवित छूटता है, न ही कोई ओवरलैप करता है। तो यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप का मतलब होता है आपका जो है आरोपित हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर थोपा जाएगा। लेकिन हेक्सागोनल होगा तो ऐसा समस्या नहीं आती, इसलिए उसने क्या ले लिया, हेक्सागोनल ले लिया। कैसे, ये हेक्सागोनल बीएसपी का हो गया, फिर दूसरा बना लो, है ना, इतनी जल्दी तुमसे नहीं बनेगा। तो ये बीएसपी का हो गया, रायपुर का हो गया, ये आपका भिलाई का हो गया। इसमें ना तो कोई क्षेत्र अनसर्व्ड रहता है, नहीं ओवरलैप करता है। तो इसीलिए उसने, अब प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, आलोचना कर लेंगे, बात अलग है। बट क्रिस्टॉलर ने किसी भी स्थान का जो बाजार क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, मतलब कितने क्षेत्र को सेवाएं देता है, उसको उसने सर्कल ना मान करके क्या माना, हेक्सागोनल शेप का माना हुआ है। आया समझ में, क्यों माना है, समझ में आ गया हेक्सागोनल, क्योंकि इसमें ये दोनों समस्याएं नहीं आती है। नो रीजन्स रिमेन्स अनसर्व्ड, कोई भी रीजन जो अनसर्व्ड नहीं बचता है, और ओवरलैप भी नहीं होता है ना। ये बना लो डायग्राम भाई, ये दोनों डायग्राम ये बार बार आएंगे अभी। तो वो डायग्राम भी बना देना कि जब किसी स्थान का बाजार क्षेत्र या सेवा क्षेत्र क्या मानते हैं हम लोग, वृत्ताकार मानते हैं। तो वृत्ताकार मानने से 2 समस्याएं आती है। वृत्ताकार मानने से क्या समस्या आती है, वृत्ताकार बाजार क्षेत्र होगा तो
वृत्ताकार बाजार क्षेत्र का दो समस्या आएंगी, पहला ये, दूसरा ये। आया समझ में? या तो अनसर्व्ड एरिया बचेगा कोई, या फिर ओवरलैप करेगा, आरोपित करेगा और एक दूसरे के ऊपर आरोहण करेंगे। आ रहा समझ में? लेकिन हेक्सागोनल मानने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, इसलिए उसने हेक्सागोनल माना। साक्षी घर क्यों चली गई? साक्षी भी तो क्लास करी थी ना, क्यों? भगवान मालिक है बच्चे लोग का। तो लाइब्रेरी में बैठने से फ़ायदा होगा कि क्लास में बैठने से फ़ायदा होगा? अब फिर भैया दुख भी होता है बच्चों को देख के, और अब क्या करो बताओ? फिर कल के दिन में नहीं तो पढ़ाऊँगा तो वो तो मैं पढ़ाऊँगा ही, लेकिन फिर कल के दिन में वही बच्चे क्लास में जितना बैठेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, उतना ही फ़ायदा होगा। कई ऐसे पहली बार नहीं, कई सारे बच्चे पहले घर से निकल के कोचिंग के नाम से, पता चला कोचिंग ही नहीं पहुँचे। कोई तो चलो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, तो लाइब्रेरी में एक तो एडमिशन लिया हुआ था, जब उसके घर वालों को पता चला तो क्लास भेजना ही बंद कर दिया, जो लाइब्रेरी में बैठ कर के वीडियो देखते रहता था। ठीक है, एक बच्ची को फ़ोन किया हमने, 2-3-4 दिन से नहीं आ रही थी, तो उनके पेरेंट्स का नंबर था, किशन ने फ़ोन किया तो बोली तो रोज़ कोचिंग के नाम से निकलती है। अब उसके बाद पापा और मम्मी का एक बार विश्वास टूट गया, तो फिर उसके बाद उसको भेजेंगे क्या कहीं? तो कुटाई छुटाई जो भी किए होंगे, और उसके बाद कोचिंग भी भेजना बंद कर दिया, जिससे मेरा भी नुकसान हुआ और उसका खुद का। और उससे क्या होगा ना, फिर हमेशा भविष्य में उनके ऊपर हमेशा पेरेंट्स विश्वास नहीं करेंगे। एक बार पेरेंट्स भी समझ गए कि तुमको पढ़ने के लिए भेज रहे, तुम पढ़ने के नाम से कहाँ जा रहे हो भाई। तो ये सब चीज़ें बच्चे लोग को समझ में नहीं आती है, लेकिन उससे नुकसान क्या होता है? सबका होता है कि नहीं होता है? खुद का ज़्यादा होता है, खुद का क्या होता है आपका जो है ज़्यादा होता है। चलो, तो मेरा काम समझाना है, मानना नहीं मानना। चलिए अब आते यहाँ पर 3 नियमों में, 3 नियम। तो 3 नियम इसी के वैल्यू के आधार पर उसने 3 नियम दिए। पहला उसने कहा बाजार नियम, मार्केट प्रिंसिपल, K = 3, इसकी वैल्यू निकाली। कैसे निकाली बताऊंगा, हाँ बताओ। कैसे? नहीं, वो तो फिक्स नहीं है। उसने कहा कि हाइपोथेटिकल, मैंने पहले ही वर्ड यूज किया ना, हाइपोथेटिकल वर्ड यूज किया मैंने, कि प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं मिलेगा करके। मैंने कहा प्रैक्टिकल में ऐसा मिले ज़रूरी नहीं है। उसने मान लिया कि यदि किसी का हेक्सागोनल मान ले तो सर्विसेज एरिया में जो है ओवरलैप या अनसर्व्ड नहीं बचेगा। तो अध्ययन दूसरा कैसे ले लोगे बताओ? स्क्वायर में कैसे बचेगा? स्क्वायर करो किसी का तो कैसे बराबर आ जाएगा? हेक्सागोनल ज़्यादा नियरेस्ट है किसका? सर्कल का, है ना। हेक्सागोनल जनरली हम बिलासपुर का यदि मानेंगे कि बिलासपुर का सेवा क्षेत्र, तो हम क्या बनाना चाहेंगे? वृत्ताकार ही जनरली लेके चलते। तो वृत्ताकार का जस्ट नियरेस्ट ज़्यादा कौन सा है आपका जो है? हेक्सागोनल है, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि डिस्टेंस देखेंगे ना भाई हम लोग। ऐसे देखेंगे तो फिर तो सर्कल में भी डिस्टेंस कहीं ना कहीं क्या होगा आपका? वेरी करेगा, इधर ज़्यादा इधर कम, वेरी करेगा नहीं करेगा सेंटर से। सर्कल क्यों मानते हैं? क्योंकि रेडियस सबका ऑलमोस्ट इक्वल होता है। तो हेक्सागोनल में भी लगभग आपका क्या मिलेगा? रेडियस सब तरफ इक्वल मिलेगा। इस कारण से हेक्सागोनल इज द नियरेस्ट शेप ऑफ सर्कल, दैट्स वाई उसने क्या लिया आपका? हेक्सागोनल ही लिया। आया समझ में? तो ये है। तो दूसरा उसने परिवहन नियम कहा, ट्रांसपोर्टेशन रूल कहा, रूल या प्रिंसिपल। इसकी वैल्यू K = 4। और तीसरा है आपका परिवहन नियम के बाद प्रशासनिक नियम।
प्रशासनिक नियम, प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल, इसकी वैल्यू निकाली उसने जो है k=7। तो इस तरीके से उसने 3 नियम दिए। क्या है ये नियम देखेंगे, समझेंगे अभी जो है। हाँ, k=3, 4, 7। नाम अलग अलग दिए, नाम अलग क्यों दिया वो भी समझ में आ जाएगा, आगे पढ़ेंगे अभी तो। फिर उसके बाद वही इसका आलोचना करेंगे लास्ट में। तो सबसे पसंदीदा कार्य होता है मनुष्य का क्रिटिसिज्म करना, बुराई करने में बड़ा मजा आता है। और फिर उसके बाद भी उसकी महत्व या प्रासंगिकता क्या है वो देखेंगे, सिग्निफिकेंस, रिलेवेंसी, उसके बाद भी है ना महत्व। सबसे लास्ट में तो इतने डायमेंशंस इस तरीके से सीक्वेंस में देखना है। और जब भी क्रिस्टॉलर का सिद्धांत आए इतना ही उतार करके क्या कर देना है, लिख देना है। ठीक है, इसका भी एरिया होता है, ऊपर लिखो तो वर्ड्स नहीं आते। महत्व है ना, ये सिग्निफिकेंस या रिलेवेंसी कह देते हैं, प्रासंगिकता। रिलेवेंसी तो ये लास्ट में हमेशा जोड़ेगा। क्रिस्टॉलर का सिद्धांत क्या है, रिलेवेंसी बताओ। रिलेवेंसी का मतलब आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो उसका क्या कितना इम्पोर्टेंस है या नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है तो थोड़ा बहुत जो है उसको बता देना है। आया समझ में? तो इस तरीके से तो ये स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टॉलर का सिद्धांत पूछेगा तो इन सब डायमेंशंस को पहले तो इतना ही दिमाग में रखना है, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैसे आगे किन किन चीज़ों को लेके चलना है। यही आपका क्रिस्टॉलर का सिद्धांत है। नियम क्या है उसको समझेंगे तो उसी को चलो। तो ये वाल्टर क्रिस्टॉलर का थ्योरी दिख रही है। तो इंट्रोडक्शन में ये है, बुक का नाम इसका सेंट्रल प्लेस इन सदर्न जर्मनी बुक का नाम है, वो भी याद रखना। इंट्रोडक्टरी देने में थोड़ा सा याद काम आएगा आपका जो है वो जर्मन भाषा है, इसको समझने की कोशिश मत करना, याद करके लिख सको तो लिख लेना, लेकिन इसका इंग्लिश में क्या होता है, सेंट्रल प्लेसेस इन सदर्न जर्मनी। आया समझ में ना, उसको समझने की कोशिश मत कर। डाई जेंट्रालेन ऑटे इन, तो वो जर्मन भाषा है। दिख रहा है चैत, दिख रहा है, इतना दिख जाता है, पढ़ जाते हो, ठीक है। तो उन्होंने दक्षिण जर्मनी के केंद्रीय स्थान करके 1933 में दिया था सिद्धांत। ये सब याद है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हाँ, कुछ ऑब्जेक्टिव वगैरह नेट JRF वगैरह दोगे तो उसमें थोड़ा बहुत ये सब भी याद करने पड़ेंगे। चलूँ आगे। तो उसके बाद आ जाओ, इस सिद्धांत का प्राथमिक उद्देश्य किसी क्षेत्र में बस्तियों के आकार, संख्या, वितरण की व्याख्या करना है। इसका उद्देश्य क्या है आपका जो है कि किसी भी क्षेत्र में जो है, किसी भी क्षेत्र के बस्तियों में कस्बों और शहरों का आकार, संख्या, वितरण कैसा है उसका एक्सप्लेनेशन करना है। एक्सप्लेन द साइज, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि किसी भी रीजन में जो सेटलमेंट है वह उसका साइज कैसा है ना, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, उसको समझने की कोशिश करना है। आ रही बात समझ में? तो उसको समझने और उसके बीच में क्या रिलेशंस है उनके बीच में, उनको समझने की कोशिश करना है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया। फिर ये मैंने कहा एजम्पशंस है, तो एजम्पशंस वही है लगभग आइसोट्रॉपिक सरफेस की बात की उन्होंने, वही एक सपाट समतल मैदान, कोई भौतिक बाधा, नदी पर्वत नहीं है वहाँ पर, है ना। ऐसा हर जगह हो जरूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने इसलिए ऐसा सब माना हुआ ताकि एक मॉडल के रूप में, एक आदर्श मॉडल के रूप में उसकी तुलना की जा सके सभी जगह। इसलिए वह जहाँ पे पर्वत पठार होंगे वहाँ पे लागू
नहीं होगा, इसलिए पहले से वो ऐसा मान के चल रहा है कि भाई ये लागू वहीं पर होगा जहाँ पे ये कंडीशंस अवेलेबल होगी ना। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि सिलेक्शन तभी होगा जब कुछ कंडीशंस को तुम लोग साथ साथ, कोचिंग का फ़ायदा पूरा तभी मिलेगा जब जो जितना बताता हूँ, जैसे बताता हूँ, उस कंडीशंस को भी क्या करोगे, फॉलो करोगे। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शंस लिखता है तो कुछ साथ में रिस्ट्रिक्शंस भी लगाता है कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, डेली चलना है, डेली फिरना है। प्रिस्क्रिप्शंस को दवाई तो खा रहे हो लेकिन बाकी जो अदर क्राइटेरिया जो उनको फॉलो नहीं कर रहे हो तो फिर फिर क्या होगा, डॉक्टर का भी फायदा नहीं होता है ना, बस समझ में। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है। तो यहाँ पे क्रिस्टॉलर ने भी वही मिट्टी की उर्वरता, जलवायु हर जगह समान है ले लिया उसने, जो है सॉइल फर्टिलिटी, क्लाइमेट सेम मैंने बताया था। पॉपुलेशन एंड परचेजिंग पावर आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लिख दिया कि जनसंख्या और क्रय शक्ति समान, ऐसा होता ही नहीं कभी। लेकिन उसने क्यों मान लिया, ताकि उसमें एक आइडियल स्टेटस बना रहे। डिस्टॉर्शन हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा अपने आप, क्योंकि स्थिति मिलती नहीं है प्रैक्टिकलिटी में, है कि नहीं। लेकिन उसमें मैंने कहा ना एक सिंपल आदर्श मॉडल बनाने के लिए सब किए जाते हैं। एक डिटर्मिनिस्टिक थ्योरी, निश्चयवादी सिद्धांत कहलाते हैं, ऐसा है तभी ऐसा होगा, तो उसके लिए किए जाते हैं। ये सब उन्होंने मान लिया, लाइन टू लाइन वही सब चीज़ें हैं। परिवहन प्रणाली एक समान है, परिवहन लागत भी दूरी की क्या है, समानुपाती है। आए समझ में। ये ट्रांसपोर्टेशन जो मीन्स है, यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, 4th नंबर का आया समझ में। सेम जो पीछे भी हमने कहीं ना कहीं वॉन थियोनेन, वेबर सब में यही पढ़ा है। आर्थिक मानव, इकोनॉमिक मेन का मतलब समझ के बताया था मैंने। इकोनॉमिक मानव का मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए इंटरेस्टेड रहेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए क्या रहेगा, इंटरेस्टेड के रहेगा। लेकिन इसकी आलोचना भी की थी कि हमेशा ही मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं देखता इंसान। मुझे घूमने का मन किया तो कभी कभी रायपुर भी शॉपिंग करने निकल लूँगा समझ गए ना भाई, घूमने का मन कर रहा है तो ग्लासों में वो सामान मिल रहा है, लेकिन मेरा मन कर रहा है घूमने का थोड़ा सा, तो रायपुर भी निकल सकता हूँ। तो हमेशा ही इकोनॉमिक तो आलोचना का पार्ट है, वो किसका पार्ट है आपका। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग इकोनॉमिक मेन के रूप में बिहेव करते हैं। कोई भी नहीं चाहता है कि जहाँ 10 रुपये का सामान है उसको जबरदस्ती 20 रुपये दे के खरीदे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो उसने कुछ चीज़ें सही मानी है, तो कुछ चीज़ें सही भी है, कुछ चीज़ें आपका जो है उन्होंने अपने मॉडल को आदर्श बनाने के लिए, आइडियल बनाने के लिए ये सब एजम्पशंस ले लिए। आगे बस समझ में, तो ये लेके चलना है। ये मैंने बताया केंद्रीयता का सिद्धांत, सेंट्रलिटी। केंद्रीय स्थान अपने आसपास के क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं। यदि आपसे पूछे केंद्रीय स्थान क्या होते हैं, सबसे पहला पॉइंट तो यही है, सेंट्रल प्लेस थ्योरी। तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी का मतलब, सेंट्रल प्लेस का मतलब क्या हो गया, तो सेंट्रल प्लेस वे स्थान होते हैं जो आसपास के केंद्रों को क्या करते हैं, सेवाएं देते हैं, वस्तुएं देते हैं। आ रही बात समझ में। सेंट्रल प्लेस क्या होते हैं, जो आसपास के केंद्रों को, छोटे केंद्रों को क्या करते हैं, वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल प्लेस कहा जाता है, केंद्रीय स्थान कहा जाता है। कोई केंद्रीय स्थान उतना ही ऊंचा होगा जितना वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करेगा, बताया। तो ये बड़े केंद्र हो गए, फिर छोटे केंद्र होते हैं, आसपास छोटे केंद्र होंगे, मुंगेली, लोरमी, तखतपुर, ये सब छोटे केंद्र हो जाएंगे बिलासपुर के आसपास, है कि नहीं, मस्तूरी, इन छोटे केंद्रों के आसपास और छोटे केंद्र होंगे। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या पाई जाती है, हायरार्की पाई जाती है। उच्च केंद्र, मध्यम केंद्र, निम्न केंद्र, ये हायरार्की बन सकती है। तो किसके आधार पर बनेगी, वही सेवाएं और वस्तुओं के आधार पर बनेगी, सिंपल सा। तो सेंट्रलिटी का मतलब समझ में आ गया, केंद्रीय स्थान का मतलब समझ में आ गया। ये केंद्रीय स्थान वे स्थान होते हैं जो अपने आसपास के क्षेत्रों को क्या करते हैं, सेवाएं और वस्तुएं प्रदान करते हैं। आया समझ में। तो केंद्रीयता उतनी ज़्यादा होगी जितनी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करेंगे। फिर थ्रेशोल्ड मैंने बताया, न्यूनतम जनसंख्या होनी चाहिए, न्यूनतम कंज्यूमर कस्टमर्स होने चाहिए किसी भी वस्तु और सेवा को किसी स्थान पे चलते रहने के लिए, बने रहने के लिए। तो उसको क्या कहा था मैंने, थ्रेशोल्ड। ये मैं सब समझा चुका हूँ, उसी को मैंने यहाँ पे आपको फिर से, परेशानी ना हो आप लोग को करके बना के दे रहा हूँ, और कुछ है ही नहीं ठीक है। प्रिंटेड नोट्स में भी लिखा है। तो किसी विशेष सेवा या कार्य को व्यवहार बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम जनसंख्या, यदि जनसंख्या इस सीमा से नीचे गिरती है तो सेवा जैसे अस्पताल या विशेष स्टोर बंद हो जाएंगे, है ना। कई सारे स्टोर बंद हो जाते हैं, कपड़े की दुकानें बंद हो जाती है, डिमांड नहीं होती, तो अपने आसपास ऐसे कुछ दुकानें खुलेंगी लेकिन
सब डी मार्ट का मैसेज चल रहा है, डी मार्ट आ गया, ये तो चली जाएंगे क्योंकि वहाँ पे क्या होता है अन्य की तुलना में थोड़ा सस्ता कपड़ा सस्ती चीज़ें मिल जाती है, तो लोग वहाँ पे जाएंगे ही जाएंगे। सस्ता क्यों मिलता है? क्योंकि एक साथ थोक के भाव में हम लोग सीधा कंपनी से सप्लाई होती है, तो मूल्य, इससे रिटेलर को नुकसान होगा। नहीं, डी मार्ट वगैरह जो कॉन्सेप्ट है भले आए हुए हैं, लेकिन इससे छोटे दुकानदारों को क्या होता है? नुकसान होता है, छोटे दुकानदारों को नुकसान होगा। कई सारे रोजगार क्या हो जाएंगे, जब से मेरी छोटी दुकान चलती है तो बंद हो जाएगी, फिर मेरे साथ 2-4 लोग रोजगार में जुड़े रहेंगे, वो भी एजुकेशन सेक्टर में यही हुआ है, बड़े बड़े कुछ लोग आ गए, तो फिर कोचिंग सेंटर में भी कॉर्पोरेशन हो गया आपका जो, तो कुछ बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, बड़े बड़े नाम ही कंपनियाँ ही बच गई, छोटे मोटे जो अच्छे टीचर्स थे वो सब क्या हो गए, या तो किसी के साथ जुड़ गए या फिर जुड़ नहीं पाए तो गायब हो गए। तो आज जुड़ो या जोड़ो, दो ही ऑप्शन हमारे पास है ना। कभी कभी क्या होता है ना, किसी का नेचर, जैसे मेरा नेचर शुरू से फ्री रहा है कि अपने हिसाब से जीवन चलना है, तो मैं किसी साथ जुड़ता हूँ तो मुझे लगता है कोई बांध के रहेगा, जाना है तो छुट्टी बता के जाओ, छुट्टी चाहिए पूछ के जाओ, तो पूछा नहीं आज तक कभी। 9th क्लास से घर से बाहर रहा हूँ, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, शादी भी कर रहा है तो बताया नहीं, मैंने सिर्फ बताया कि इसे शादी करना है, घर देख लो, बाकी घर जाके पता कर लो। बाबू में से नहीं पूछा मैंने शादी करना है, मैंने बताया कि ये लड़की है, जाके देख लो, बस कुछ मतलब आसपास का बैकग्राउंड बस सही हो, इतना ही बताया उनको, बाकी नो वाला ऑप्शन ख़त्म कर दिया पहले ही। मतलब चॉइस मेरी, मतलब लव मैरिज नहीं है हमारी, अरेंज ही है, बट ठीक है, लव टाइप का भी नहीं है। ठीक है, बस अरेंज मैरिज है, लेकिन मुझे करना था। मैंने कहा कि हाँ, उसका मेल आईडी में मैंने आईडी देखा, आईडी मतलब उन्होंने नहीं भेजा मेरे को, आया घर से रिश्ता था। ठीक है, अब मुझे जैसे हुआ क्या कि 5 मार्च को रिजल्ट आया, लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, नहीं हुआ सिलेक्शन, तो मैंने कहा कि अब यूपीएससी तो होने से रहा, ख़त्म, अटेम्प्ट ख़त्म हो गए, तो एक जिम्मेदार, एक जो सामाजिक जिम्मेदारी है, शादी वादी करने वाली निपटा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की ज़िंदगी देखेंगे, सोचेंगे, है ना। उस समय मैं बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल भी नहीं था, लेकिन मेरे डिसीजन ऐसे ही रहे हमेशा, हर काम डिसीजन लेना है तो तुरंत लो और ख़त्म कर डालो। तो मैंने डिसाइड किया, 5 मार्च को आया कि रिजल्ट आया, नहीं हुआ, 2-4 दिन दुख में रहे, गम में रहे। ठीक है, फिर सोचा यार अब कुछ कर ले, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था मैंने 2007 में, 2007 में पढ़ाना स्टार्ट किया था, 2009 में लास्ट अटेम्प्ट दिया था। जब फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब मैंने कहा शादी वाला काम निपटा लेते पहले, फिर उसके बाद तो फिर जीवन भर काम ही कर रहे हैं, जो भी करना है जीवन में करते रहेंगे। तो 5 मार्च को रिजल्ट आया, 10 मार्च को मैंने घर में फ़ोन किया, 2-4-5 दिन बाद, थोड़ा होश संभाल करके, कि पापा जी मैंने पढ़ाना स्टार्ट, थोड़ा बहुत कमाना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, लेकिन इतना स्टेबिलिटी नहीं थी। फिर भी मैंने घर में कहा कि इस बार शादी निपटा देते हैं। मतलब मैं खुद फ़ोन करके पापा से बोल रहा हूँ कि इस साल क्या कर लेते हैं, शादी निपटा लेते, ताकि फिर बाद में मैं टेंशन फ्री हो करके बाकी काम करते रहूँ। ठीक है, जो भी पढ़ना पढ़ाना है, जो भी कैरियर बनाना है भविष्य में। तो पापा जी ने मेरे छोटे चाचा को बताया होगा, तो 2 साल पहले जो मैडम है उसका रिश्ता कभी मेरे लिए गया होगा घर में, तो उस समय पापा जी ने मना कर दिया था कि अभी तो तैयारी कर रहा है, सेटल कुछ है ही नहीं, तो मुझे बिना बताए उन्होंने मना कर दिया था। तो 2 साल बाद मैंने उसी को बोलते किस्मत, जिसमें जो लिखा होता है ना किस्मत में, वही मिल जाती है। तो वो फिर चाचा जी ने पापा जी को बताया होगा कि वो भिलाई में, चाचा जी भिलाई में रहते थे, तो उन्होंने बताया कि भिलाई से 1-2 साल पहले आपके रिश्ता भेजा था इन्होंने, फौजी की बेटी है। तो 15 तारीख को पापा ने मुझे फिर फ़ोन किया कि एक ऐसा सा रिश्ता 2 साल पहले आया था, बच्ची पढ़ी लिखी है, तो देख ले करके। तो मैंने कहा उसका मेल आईडी भेज दे, मतलब मैंने कहा मेरी कज़न रहती थी वहाँ पे, तो मैंने उसको फ़ोन किया, मतलब कि यार वो कौन लड़की उड़की बता रहे हैं, तो उसका मेल आईडी ले ले और मेल आईडी भेज के बायोडाटा भेज देगी करके बोल देना। ठीक है, तो ये कब की बात थी, 15 मार्च के आसपास की, 15-16 मार्च को एक्सचेंज। तो शाम तक उन्होंने मेरी मेल आईडी प्रेरणा मैडम को दी और उन्होंने अपनी आईडी मेरे को दी, मैंने अपना बायोडाटा एक्सचेंज किया और उसने मुझे किया, और मैं इतना खड़ूस कि उसने बायोडाटा भेजा। तो जनरली लड़कों में इंटरेस्ट होता है कि किसका बायोडाटा है क्या है, तो मैंने मेल किया होगा उसने, मैंने देखा नहीं, उस दिन मैच देख रहा था, पाकिस्तान वगैरह का कोई मैच था, इंडिया का। तो मैं मैच देखने में बिजी था, तो उसने 1-2 घंटे बाद फ़ोन किया मुझे कि मैं बायोडाटा भेजा था, देखे क्या आपने करके। तो मैंने कहा कल देखता हूँ, सुबह फिर बताता हूँ।
तो सोचो 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 कि उसको कितना गुस्सा आया होगा। अपने आप को लड़की मान के सोचो। तो मैं उस समय उतना नहीं सोचा था। अब मैं बोले यार बायोडाटा देखना, इतनी भी हड़बड़ी क्या करना है, अभी मैच के मज़े ले लो। ये मैच तो रोज़ नहीं आएगा। मैच जो चल रहा होता अभी चल रहा है, शाम तक 8-9 बजे ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आराम से देखूंगा और जो भी है सुबह कम्युनिकेट करूंगा। ये सोच करके मैंने उस समय पूरा बायोडाटा नहीं देखा, बस ये देख लिया था कि हाँ मेल आईडी में बायोडाटा भेज दिया है। तो सामने वालों को खूब गुस्सा आया ही होगा, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे, कंट्रोल किया होगा उसने। तो फिर दूसरे दिन मैंने उसको रिप्लाई किया। मेरा एक ही क्राइटेरिया था कि पढ़ी लिखी हो और शकल सूरत इतनी हो कि साथ में घूमने में शर्म ना है, ठीक है। तो वो उतना क्राइटेरिया लेके चल रहे थे। बाकी ये था कि लड़की देखने नहीं जाऊँगा जब तक कि फाइनल मतलब बायोडाटा वगैरह में पसंद ना आ जाए, वगैरह देखने नहीं जाऊँगा। मेरा अपना एक बना रखा था मैंने कि लड़की देखने, सब्जी भाजी के सामान की लड़की देखने गए, फिर बोल दिया रिजेक्ट कर दिया कि नहीं पसंद नहीं आई, ये सब काम नहीं करूँगा मैं। मेरा था कि यदि फाइनल पहले बैकग्राउंड देख करके फाइनल करूँगा, उसके बाद एक फाइनल लास्ट में जो होता है वो फॉर्मेलिटीज़ निभा सकते हैं करके। तो मैंने फिर बोला कि एक इशू आया था, हाइट का इशू आया। तो मैंने कहा कि भाई मुझे तो कोई समस्या नहीं है, तुम देख लो अपना। तो इतना ही बोल करके फिर चीज़ें, तो 15 मार्च को, ये 15, 16, 17 मार्च के आसपास ये सब चीज़ें हुई। 30 मार्च को पहली बार उसके घर गया मैं देखने के लिए। मुझे कोई प्रॉब्लम थी नहीं, था लंबी थी, थोड़ा सा मुझे मालूम था कि थोड़ा सा ऑकवर्ड रहता है गर्ल्स लोग के लिए। तो मैंने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे तो शादी करना है, निपटाना है। समझ रहे, तो उसको प्रॉब्लम थी। लेकिन उसके घर वालों ने, फिर मेरे घर वाले और मेरे एजुकेशन, मेरी पढ़ाई वढ़ाई देख करके घर वालों ने कहा कि बेटा ठीक है, हाइट वेट थोड़ा बहुत तो 19-20 से चल जाएगा, लेकिन अच्छा लड़का मिले, अच्छा पढ़ा लिखा मिले और फिर तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की इज्जत करे, ऐसा मिलना मुश्किल है। क्योंकि उसके पहले वो 10-15 ठो रिजेक्ट कर चुकी थी, ठीक है। 15-20 ठो अपना, कोई बोल रहा है कि पढ़ी लिखी ज़्यादा है, तो कोई बोल रहा है कि लंबाई ज़्यादा है। तो इस कारण से कई सारे एक दूसरे को क्या कर चुके थे। तो घर वालों ने उसको थोड़ा सा प्रेशराइज किया होगा। तो आज भी उसको रिग्रेट रहता है कि घर के प्रेशर में आके शादी की करके, ठीक है। तो मुझे नहीं रहता है, क्योंकि मैं तो लाइफ में हर चीज़ गैम्बल के रूप में खेला हूँ, है ना। आईएएस की तैयारी भी इसलिए स्टार्ट किया कि बोले नौकरी करना है गवर्नमेंट, तो बड़ी बड़ी तैयारी करते हैं, छोटी क्यों करें। समझ रहे हो ना। जब मैंने एमएससी की, एमएससी करने के बाद भी मैंने सिर्फ गैम्बल ही खेला। मैंने जब तैयारी करनी, कंपटीशन तैयारी करनी, तो बड़ी की करते, कहे चपरासी और पटवारी और इस सब की करे, तो सीधा किसकी किए, आईएएस की तैयारी की। उसके बाद नहीं हुआ तो भी गैम्बल खेला, शादी भी गैम्बल के रूप में खेला कि अच्छी मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो वो भी गैम्बल ही था मेरे लिए। और अभी भी लाइफ से मैं गैम्बल ही खेलता हूँ, ठीक है। अभी भी मेरी लाइफ ठीक है, मस्त पढ़ाओ, मस्त रहो, अपने मर्जी से जियो, अपने मर्जी से रहो। तो लगभग गैम्बल के समान ही जी रहा हूँ। तो 30 अप्रैल को, वो 8 अप्रैल कल हमारी सगाई हुई थी, कल आने वाला कल ही ना 8 अप्रैल, तो 16 शानदार 16 साल हो जाएंगे कल सगाई को। और सुनो ना, तो फिर 5 मार्च को, पहले 10 मार्च को सोचा मैंने, 30 मार्च को देखने गया, 8 अप्रैल को सगाई हुई और 24 मई को शादी हुई। मतलब विद इन 2 मंथ सब कार्यक्रम मैंने इसलिए निपटाया कि जून में नया बैच बनता था वहाँ पे। तो मैंने कहा जून से पहले जो निपटाना है निपटा दूँ। पहले सोचे थे कि अब नवंबर दिसंबर में शादी करेंगे, तो सगाई के बाद तो सगाई करके मैं चला गया। अब इसके फ़ोन आते थे मेरे पास। अब दिन भर में बिजी, दिल्ली की लाइफ, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक कोई ना कोई क्लास। तो दिन में क्लास, दिन में फ़ोन ऐसे अटेंड नहीं कर पाता था। फिर रात में जाने के पश्चात इतना थका होता था आदमी कि हाँ हाय हेलो ठीक ठाक है, इतने से ज़्यादा बात करने की हिम्मत होती थी नहीं। अब मुझे उस समय कैरियर भी बनाना था, शादी का डिसीजन तो ले लिया था, लेकिन मालूम है कि शादी को चलाने के लिए कमाना ज़रूरी है। तो अब सुबह उठ करके फिर 8 बजे क्लास रहती थी। और मेरी एक आदत है कि मैं नींद से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता हूँ। यदि मैं कम सोए तो फिर दिन भर अनकंफर्टेबल रहेगा, तुमको पढ़ाने में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं सोता टाइम पे हूँ और खाता भी टाइम पे हूँ। तो 2-3 दिन में मैंने इसको टाल दिया ऐसे कि यार हाँ थक गया मैं, सो रहा हूँ करके। अब सामने वाला सोचे कैसा लड़का है कि इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं बात करने में। समझ गया। तो मैं ये समझ गया मैं कि यदि नवंबर तक ऐसी रहा तो ये जो सगाई है क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो फिर मैंने घर वालों को फ़ोन करके बोला कि शादी वादी ना जल्दी मई में निपटा लो, नहीं तो ये सगाई वगैरह टूट जाएगी, टिकना उकना नहीं है। तो दोनों के घर वालों को फ़ोन किया, मैंने ससुर जी को फ़ोन किया और अपने पापा जी को फ़ोन किया। तो उनको लगा हो कितना जल्दी कर रहा शादी में करके,
कुछ और सोचे होंगे, लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं स्थिति समझ रहा हूँ, सामने वाला इतना नेगेटिव होकर के आएगा मेरे प्रति, तो उसके बाद ऐसे भी रिश्ता चलने से रहा, या फिर सगाई पहले ही टूट जाएगी, दो में से एक काम तो जरूर होंगे। तो मैंने उनको समझाया, पापा को भी समझाया और ससुर जी को भी। तो यदि अरेंजमेंट हो सकता है तो जून से पहले शादी वादी की व्यवस्था कर दो। तो इस तरह के 24 मई को शादी की और 29 मई को मैं दिल्ली में था, वो भी उसके साथ में था। घर में छोड़ना छाड़ने वाला भी मतलब बाद में आगे रुक लेगी, छोड़ूंगा तो फिर से पंगा होगा, वहाँ पे फ़ोन करेगी, मैं उठाऊंगा नहीं रात को जाके सो जाऊंगा। तो शादी के बाद बोले शादी क्यों की, ससुराल में छोड़ने के लिए थोड़ी किए करके वही कमेंट सुनने मिलेंगे। तो मैंने कहा कि भाई साथ में लेके जा रहा हूँ, बाद में लाके छोड़ दूंगा, 1-2 महीने बाद आऊँगा। तो बैच बनने के बाद सितंबर अक्टूबर दिवाली के टाइम थोड़ा फ्री रहता है माइंड। तो इस तरीके से जीवन की 24 मई को शुरुआत हुई थी। तो 16 साल दोनों है फाइट वाइट करते, लड़ाई झगड़ा करते करते, लेकिन लगभग आपका ठीक है। अब चीज़ें जो है उतनी फाइटिंग में नहीं रहती है, क्योंकि खड़ूस मैं हूँ, ठीक है, मैडम अच्छी है ठीक है। एनीवे, तो कहने का मतलब यही है कि एक निश्चित सेवाएं चाहिए होता है, निश्चित कस्टमर्स चाहिए होता है, किसके लिए आपका। तो इस तरीके से लाइफ स्टार्ट हुई थी। तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया मैं। एनीवे, वो भी कोइंसिडेंसी, कल ही सगाई का दिखता तो हो सकता है कहीं से अनकॉन्शियस माइंड में रहा हो तो पहुँच गया ठीक है। तो आज ही मैडम ने सुबह याद दिलाया मुझे कि कल 8 अप्रैल है तो वैसे तो मेरे याद था मेरे को कि सगाई का दिन है। कभी ये भी होता है कि जैसे 1-2 बार भूल गया, 24 मई को एनिवर्सरी वगैरह, बर्थडे वगैरह भूल जाता हूँ, तो सबके साथ होता है वैसे। तो 1-2 बार ऐसा भी हुआ था कि ठीक है उसका बर्थडे था या एनिवर्सरी थी, भूल गया था मैं। तो हालांकि वो एक मेरे फ्रेंड ग्रुप में जो साथ में तैयारी करते थे, उसमें एक सब ने नोट करके रखा, उसने पता नहीं सबका नोट करके रखा हुआ है। तो ग्रुप में क्या करता है, मुझसे पहले विश कर देता है। तो सुबह उठा देखा विश किया हुआ है हैप्पी एनिवर्सरी, अरे आज हमारी एनिवर्सरी है आज तो बचा लिया उसने, फिर तुरंत मैंने उसको तो कभी कभी ये सब चीज़ें होती रहती है। नहीं, मैं इसका बता दिया था, रेंज ऑफ गुड बता दिया था मैंने, वस्तुओं की परास या दूरी, राइट। तो वह अधिकतम दूरी जो एक उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने या सेवा का लाभ उठाने के लिए तय करने को तैयार है। बताया था मैंने कि कैसे जो है किसी वस्तु, लाइट नहीं आई क्या अभी तक, चलिए। तो इसका मतलब समझ गया आपका, वस्तुओं की दूरी का मतलब कि किसी चीज़ को खरीदने के लिए कितनी दूरी तय कर सकते हैं, है ना। जैसे मर्सिडीज लेना है तो तुम यहाँ से रायपुर जा सकते हो, लेकिन मारुति लेना है तो रायपुर जाना कोई बात नहीं, क्योंकि यहीं पर उसका शोरूम मिल जाता है कि नहीं, बड़ा। तो इस तरीके से है। बस्तियों का पदानुक्रम पाया जाता है, मैंने बताया कि जो भी बस्तियाँ होती है उसमें इस तरीके से क्या मिलता है, एक हायरार्की मिलती है। छोटा शहर, फिर गांव हो गया, छोटा शहर हो गया, उससे बड़ा शहर, फिर सबसे बड़ा शहर। मेट्रोपोलिस जो वर्ड यूज करते हैं ज्योग्राफी में, 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या होती है उसके लिए मेट्रोपोलिस वर्ड यूज करते हैं। 10 लाख से ज़्यादा होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, मेट्रोपोलिस यूज करते हैं। चलिए आगे। तो बस्तियां का इस तरीके से क्या मिलता है, पदानुक्रम मिलता है। उसी को उसने सेंट्रल प्लेस के रूप में लिया कि छोटा सेंट्रल प्लेस, बड़ा सेंट्रल प्लेस, इस तरीके से उसने लेकर के चला हुआ है। आया समझ में। फिर आपका वही आपका केंद्रों का, उसने बस्तियों के पदानुक्रम को ही इन्होंने किस तरीके से लिया, केंद्रों का पदानुक्रम कहा हुआ है कि छोटे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे डेली आवश्यकता है, ब्रेड दूध वगैरह लेना है तो पास से लोगे आप, बड़ा सामान लेना है तो कहाँ जाओगे, दूर जाओगे। तो इस तरीके से उनके बीच में क्या पाया जाता है, हायरार्की पाई जाती है। तो ये षडभुज बाजार संरचना भी बता दी मैंने। तो षडभुज में क्या होता है कि सबसे बड़ा केंद्र हो गया बीच वाला, राइट। ये आसपास के छोटे केंद्र हो गए, ये क्या हो गए आपके छोटे केंद्र हो गए। फिर दूर जाएंगे तो ये बड़े केंद्र हो गए। फिर से जैसे हो सकता है कि बिलासपुर है, बिलासपुर से थोड़ा दूर जाएंगे तो फिर रायपुर आ जाएगा। रायपुर और बिलासपुर लगभग मान के चलो, जो जितनी सीमाएं लगभग राजधानी छोड़ दो तो बाकी लगभग जो चीज़ें रायपुर में मिलती है बिलासपुर में अधिकांशतः मिलती होंगी, बराबर ही मान के चलते हैं। एक आध हाँ हो सकता है, जैसे मैंने कहा मर्सिडीज़ की, यहाँ पे मर्सिडीज़ की है क्या, नहीं होगी। BMW मर्सिडीज़ की यहाँ नहीं होगी, रायपुर में होगी। तो एक आध दो सेवाओं को छोड़ दो तो बाकी सेवाएं मिल जाएंगी आपकी। छोटी मोटी सेवाएं तो पूरी मिल जाएंगी। कपड़े का जो भी ब्रांड का सामान लेना हो, कपड़े वाला लेना हो, यहाँ पे मिलेगा। रायपुर में भी लगभग वही रेट में भी, ऐसा भी नहीं कि रेट का डिफरेंस होगा।
है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या होता है कि कुछ समान स्तर के केंद्र होते हैं ना। जैसे दिल्ली ले लेते हैं हम लोग, तो दिल्ली तो सबसे बड़ा केंद्र हो गया, लेकिन दिल्ली के आसपास जाएंगे तो गुड़गांव, नोएडा, ठीक है, इधर फिर आपका क्या फरीदाबाद, ये सब आपके, है ना। दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र है, लेकिन दिल्ली से मिलते जुलते केंद्र और मिल जाएंगे आपको जो। तो इस तरीके से तो ये बड़े केंद्र फिर से हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है आपका, अलग अलग दूर जाने पे छोटे बड़ा सेंटर होता है, फिर छोटे केंद्रों से घिरा होता है, फिर और ज़्यादा दूर जाएंगे तो कोई दूसरा बड़ा केंद्र आ जाएगा, है ना। जैसे बिलासपुर दूर जाएंगे तो रायपुर आ गया, रायपुर से दूर जाओगे तो भिलाई आ गया, आई ना बस समझ। इधर जाओगे तो आपका जगदलपुर आ जाएगा, इधर जाएंगे तो कोरबा आ जाएगा। तो इस तरीके से अन्य केंद्र आते जाते हैं। तो ये षटकोणी माना है उसने जो है। तो ये मैंने समझा ही दिया आप लोग को कि षटकोणी क्यों माना है, कि सर्कल्स लीव गैप्स और ओवरलैप, है ना, खाली स्थान या ओवरलैप करता है। षड्भुज पूरे क्षेत्र को समान रूप से कवर करता है कि नहीं, और सभी दिशाओं में क्या होता है, समान पहुंच देता है। आ रही बस समझ में। ये हो गया सेंट्रल प्लेस थ्योरी मॉडल। अब इसमें 3 नियम जो दिए देखेंगे, ये बिग सेंटर हो गया बड़ा वाला, किनारे वाले ये सब सेंटर छोटे सेंटर हो गए, ये वाले और स्मॉल सेंटर्स हो गए, और जाएंगे दूर तो जितना दूर जाएंगे फिर छोटे केंद्र भी बढ़ते जाएंगे। यदि हम एक ही बड़ा केंद्र माने, जब बिलासपुर को बड़ा मानते हैं, तो बिलासपुर के जितने दूर जाते जाएंगे केंद्र उतने ही छोटे होते जाएंगे, है ना। सिर्फ यहाँ पे एक बड़े केंद्र की बात कर रहे हैं। तो ये है, और बीच वाले में छोटे छोटे केंद्र होंगे, मुंगेली, लोरमी वगैरह सब क्या आ जाएंगे, उसके छोटे केंद्र में आ जाएंगे। तो इस तरीके से चलता है, इसको भी समझेंगे अभी। ये सिटी है, ये टाउन है, मार्केट, छोटे छोटे मार्केट एरियाज है, विलेजेस है उसके आसपास, और तो इस तरीके से पूरा का पूरा एक क्या मिलता है, उनके बीच में एक पदानुक्रम मिलता है, साइकिल संबंध मिलता है। के वैल्यू क्या होती है बताया था मैंने। के वैल्यू यह दर्शाते हैं कि एक उच्च स्तरीय केंद्र कितने निम्न स्तरीय केंद्रों को सेवा प्रदान करता है। हमारी बात समझ में। K values represent the number of lower order centers served by the higher order centers। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से why K values are important, K value का महत्व क्यों है। तो K value का महत्व क्यों, क्योंकि एक स्थानिक संबंधों को बताता है। अभी देखेंगे K value के 3 नियम पढ़ाऊंगा तो, और बस्तियों के पदानुक्रम को स्पष्ट करता है, और सेवाओं के वितरण को भी क्या करता है, समझाता है। तो आगे पढ़ेंगे भी तो उसमें आ जाएगा 3 नियम। तो हमारा जो समझना बचा है, ये 3 नियम बचा हुआ है। तो उस 3 नियमों को समझते हैं तो उससे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला नियम है जिसने उसने के की वैल्यू 3 निकाली हुई है। कितना निकाला हुआ है उसने, बाजार सिद्धांत कहा हुआ है उसको। उसने क्या कहा हुआ है, बाजार सिद्धांत। तो बाजार सिद्धांत में क्या होता है कि प्रत्येक उच्च केंद्र 3 निम्न केंद्रों को सेवाएं देता है। यहाँ पे K=3 का मतलब क्या हो गया, K=3 का मतलब हो गया कि जो उच्च केंद्र है, जो बड़ा स्तर का केंद्र है, वो अपने से कितने निचले केंद्रों को सेवाएं दे रहा है, 3 निम्न केंद्रों को सेवाएं दे रहा है। K=3 का मतलब ये उस तरीके से लिया हुआ उसने। कैसे दे रहा है उसको अब समझिए, है ना। बाकी चीज़ें तो आप समझ ही जाएंगे, उसको कैसे दे रहा है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ डायग्राम यहाँ पे बना के। अब देखिए, अपने से 3 स्तर के केंद्रों को सेवाएं क्यों दे रहा है। चले मान लेते हैं 3 बराबर के केंद्र है। एक आपका 3 बराबर के केंद्र मान लेते हैं, एक आपका बिलासपुर, वही आपका फिर से ले लो रायपुर और भिलाई। ये लगभग मान के चलते कि इसमें तीनों में सेवाएं क्या है, आपका जो है तीनों में सेवाएं क्या है, लगभग सेम है। हरी बात समझ में, मतलब ये तीनों जगह वो सेवाएं मिलती है। चलो ये मान लेते हैं, जैसे नीट जी की कोचिंग मान लेते हैं, बिलासपुर में भी है, रायपुर में भी है और भिलाई में भी है ना। ये आपके 3 केंद्र हो गए, और तीनों लगभग समान दूरी पर है मान लेते हैं, है ना। बिलासपुर भी और रायपुर भी और भिलाई भी 3 समान दूरी पर है मान लेते हैं, राइट। अब होगा क्या कि डेफिनेटली ये छोटे केंद्र हो गए, ये क्या हो गए आपके लोअर ऑर्डर सेंटर्स हो गए, हुए कि नहीं हुए। ये बीएसपी, ये आपका रायपुर, ये आपका भिलाई। अब ये आपके केंद्र जो है
इसमें तीनों केंद्रों पे समान सेवाएं, समान सर्विसेज, समान वस्तुएं मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो केंद्र है, इस केंद्र से ऐसा तो नहीं कि पूरे के पूरे बिलासपुर ही आएंगे, क्योंकि ये इससे भी बराबर दूरी पर है, इससे भी बराबर दूरी पर है, और इधर भी कोई दूसरा सेंटर यदि लेना चाहेंगे तो उससे भी वो बराबर दूरी पर है। या ये वाला ले लीजिए जो तीनों के बीच में, ध्यान से समझिए अब यहाँ पर, तो यही समझना है, बाकी कुछ समझना नहीं। कहा गया, गायब कर दिया मैंने, अरे चलिए फिर से बनाते हैं। तुम लोग बना के प्रैक्टिस कर, बनाओ भाई, इसको बनाओ, है ना, ये बनाना पड़ेगा, आसानी से बनेगा नहीं, जल्दी नहीं बनेगा, एक बार में जल्दी नहीं बनेगा। जितना जल्दी मैं बना ले रहा हूँ उतना जल्दी तुम लोग नहीं बना पाओगे। बन गया, जाओ जाओ, ठीक है। जाने वालों किसी ने रोका है आज तक? कोई बात नहीं। तो 3 सेंटर्स लेते, बनाओ जल्दी से। अब ये वाला है ना, ये वाले यहाँ के लोगों को लेते हैं हम लोग, ये तीनों के बीच में है, बिलासपुर, रायपुर और भिलाई के बीच में है कि नहीं, तीनों के बीच में। अब तो यहाँ के बने, नहीं बना नसरीन, बन गया ना। तो यहाँ के जो सभी के सभी किसी एक सेंटर पे थोड़ी जाएंगे, क्योंकि वो 3 बराबर के केंद्रों से घिरा हुआ है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो इसलिए 1/3 इधर जाएंगे, 1/3 इधर सेवा लेने जाएंगे, 1/3 इधर सेवा लेने जाएंगे। 1/3 का मतलब जो जनसंख्या रहती है उसका 1/3 अनुमान इतना ले लेते कि 3, मान लिया कि आप 3 दुकानें हैं आपके मोहल्ले में, आपके मोहल्ले में कितनी दुकानें हैं? 3 है, जो लगभग समान दूरी पर स्थित है मान लेते। तो इससे क्या होगा, पूरे मोहल्ले के लोग तीनों दुकानों से सेवाएं लेंगे, लगभग बराबर मान के चलते, है ना। कभी कभी होता है कि किसी दुकानदार का व्यवहार खड़ूस है, भले पास में होती लेकिन जाने का मन, तो नेचर पे भी डिपेंड करता है, तो वो आलोचना का पार्ट होगा कि कभी कभी दूरी पास में लेकिन उससे पड़ती नहीं है, तो और उसका उल्टा भी हो सकता है, अच्छी पड़ती है तो दूर वाले के पास भी चले जाओगे, है कि नहीं। चलिए, तो 1/3, तो इस बिलासपुर के द्वारा कितने लोगों को सेवाएं दी जाएंगी? 1/3 यहाँ से आएंगे, 1/3 यहाँ से आएंगे, 1/3 यहाँ से आएंगे, 1/3 यहाँ से, 1/3 यहाँ से, 1/3 यहाँ से आएंगे कि नहीं आएंगे? 6 केंद्रों से 1/3 आएंगे, 6 × 1/3 हो गया आपका जो, प्लस बीएसपी अपने आप को भी सेवा देगा, वहाँ के रहने वाले लोगों को भी सेवा देगा, तो उसका पूरा का पूरा सभी के सभी बिलासपुर वाले लोग आ जाएंगे। तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 2 + 1 = 3। तो इस तरीके से बाजार नियम का मतलब क्या बताया उसने, कि जब बाजार क्षेत्र लगभग क्या हो, समान हो, बाजार आपके जो है जो स्थान है उनका बाजार सेवा क्षेत्र लगभग क्या हो, समान हो, इक्वल हो, तो ऐसी स्थिति में कोई भी एक स्थान जो है कितने लोगों को, कितने निम्न केंद्रों को सेवाएं देता है? तो 3 निम्न केंद्रों को। हालांकि दे 6 को रहा है, लेकिन पॉपुलेशन की बात करेंगे तो 1/3 के हिसाब से 1/3 जनसंख्या का क्या करेगी, आपका वहाँ पर जाएगी। तो उतना ही उसने जो बताया उसी को समझ लेना है। इस तरीके से उसने k की वैल्यू कितनी निकाल ली? 3 निकाल ली। आया समझ में? तो ये उसको उसने बाजार नियम कहा। तो k = 3 समझ में आया नहीं आया? बना लिए? ये 1 + 1 अपने आप को 6 × 1/3 = 3। तो ये बाजार सिद्धांत कहलाता है। एक निम्न श्रेणी का केंद्र 3 उच्च श्रेणी के केंद्रों द्वारा सेवा प्राप्त करता है। एक उच्च श्रेणी के केंद्र के बाजार क्षेत्र में उसका अपना क्षेत्र और उसके 6 पड़ोसी निम्न श्रेणी के केंद्रों में से प्रत्येक का 1/3 भाग क्या होता है, शामिल होता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं, k = 3 के रूप में क्रिस्टॉलर ने निकाला हुआ है। आया समझ में अच्छे से? तो ये k क्या हो गया, खाना खाने का टाइम हो रहा है नसरीन, बस छोड़ रहा हूँ इसको ख़त्म करके। ये समझ में आ गया? उसके बाद है ये डायग्राम मैंने बता ही दिया, आप लोग को समझा दिया है, ठीक है। 1/3 सेंटर अपने आसपास के लोगों में जाएंगे, जैसे यहाँ से है तो ठीक है। ये 3 तो अलग अलग है, ये k = 3 वाला है, ये k = 4 वाला है, ये k = 7 वाला है। इसमें आएंगे अब। ये वाला समझ में आ गया? ये आपके आसपास से 1/3 इधर जाएंगे, 1/3 इधर जाएगा, 1/3 इधर आएगा, इस तरीके से।
इसको अलग से भी। इसकी विशेषताएं क्या है? इसका विशेषताएं वही है कि बाजार का कुशल वितरण है, मतलब समान वितरण है, वस्तुओं तक सबकी समान पहुंच है और कोई सेवा रिक्ति नहीं है, मतलब कोई भी स्थान खाली नहीं छूटता है। इंडिया में उदाहरण लिया हुआ है भारत की ग्रामीण मंडी प्रणाली, जहाँ गांव निकटतम बाजार कस्बों पर क्या होते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे मान लिया गांव का क्षेत्र है तो आसपास मंडी है, तो मंडी दो तीन मंडियाँ हैं, तो कोई इसी मंडी में जाए, कुछ उस मंडी में जाए, कुछ तीसरी मंडी में जाएगा। इस तरीके से वहाँ पर क्या होता है, सेवाओं का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ट्रांसपोर्टेशन, अब यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बात आ गई, तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये है कि परिवहन साधन विकसित हो गए। तो परिवहन साधन जब विकसित हो जाएंगे तो क्या होगा कि जो अलग अलग क्षेत्रों में वितरण होता था वो 50-50 हो जाएगा। 50% लोग इधर आएंगे, 50% लोग इधर कहीं जाएंगे। या दूसरे तरीके से समझ सकते हो, जैसे मान लेते हैं कि ब्रेन स्पेशलिस्ट केवल बिलासपुर में है और रायपुर में, तो भिलाई जाने वाले भिलाई में है ही नहीं वो सेवा, तो दोनों में ही वितरण हो जाएगा। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि ट्रांसपोर्टेशन भिलाई तक जाने के लिए ज़्यादा कठिन है, रायपुर और बिलासपुर इजीली एक्सेसिबल है, ट्रेन आसानी से जाती है, ट्रेन ज़्यादा पहुंचती है। तो ऐसी स्थिति में किसी निम्न क्रम के केंद्र क्या होंगे आपके, जो है इनमें से 50% पॉपुलेशन इधर आ जाएगी, 50% कहीं और बड़े दूसरे सेंटर पे जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1/2 हो जाएगा। डायग्राम फिर से वही वाला बनाना है आपको, ये वाला 3 वाला फिर से बना लो, बस 1/3 की जगह 1/2 कर देना है। अब ये सेंटर्स जो है हमारे पास जो है उसमें से क्या हो रहा है कि 50% इधर आ रहे हैं, है ना, इन दोनों के 50% इधर आ गए, इन दोनों के 50% इधर आ गए, इन दोनों के 50% यहाँ से 20 से इधर आ गए, 50% इधर आ गए, 50% इधर आ गए। तो 50-50 का डिवीजन हो रहा है। पहले क्या हो रहा था, 3 केंद्रों में डिवीजन हो रहा था, अब क्या हो रहा है 50-50 में ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा, जहाँ पर ये कुछ सेवाओं का वितरण सिर्फ 2 स्थानों पर है, तो केवल 2 स्थानों पर है, तो क्या होगा आपका जो है, तो कितने स्थानों से आ रहा है, 6 स्थानों से 1/2 आ रहा है, प्लस अपने आप को सेवा देगा, तो कितना हो गया आपका जो है 3 + 1 = 4, 4। तो वहाँ पे 3 स्थानों में डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे कितने में हो रहा है, 2 में डिवाइड हो रहा है। तो 2 में डिवाइड हो रहा है तो 50-50 हो गया, है ना। जैसे मर्सिडीज का शोरूम मानते हैं कि बिलासपुर में भी है और आपका रायपुर में भी है, तो क्या होगा 50% लोग बिलासपुर आएंगे, आसपास के क्षेत्र से लोग 50% लोग कहाँ जाएंगे, रायपुर जाएंगे। तो इस तरीके से है कि नहीं, तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सुविधाएं अच्छी है, तो 2 स्थानों पर डिवीज़न होगा और ऐसी स्थिति में के की वैल्यू 4 आएगी, मतलब 4 निम्न क्रम के केंद्रों को सेवाएं दी जाएंगी। उसी को उसने परिवहन सिद्धांत का, ट्रांसपोर्टेशन नियम का। आया समझ में? लास्ट इसकी विशेषताएं क्या है, हाईवे बेस्ड टाउन, जो हाईवे पर होते हैं खास करके, है ना, हाईवे पर है, रायपुर बिलासपुर हाईवे पर जो सिटीज़ पे है, मान लेते हैं रायपुर से बिलासपुर और हाईवे रायपुर पे जाएंगे तो सिमगा है बीच में लगभग क्या पड़ता है, सिमगा मान लेते हैं, या है ना, सिमगा पड़ेगा हाईवे पे, हाँ ठीक है, भाटापारा तो साइड में हो जाएगा, सिमगा रास्ते में बीच में पड़ता है। अब सिमगा के लोगों को, कुछ लोग को कपड़े लेना होगा तो बिलासपुर आ जाते होंगे, कुछ लोगों को रायपुर, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए इसको क्या कहा दिया उसने, जो है ट्रांसपोर्टेशन नियम बोल दिया। हाईवे पर स्थित शहर हो गए, दिल्ली जयपुर कॉरिडोर हो गया, राजमार्ग आधारित शहर हो गए, तो ये सब कम परिवहन लागत, तेज संपर्क, बेहतर अवसंरचना, इन सब का फायदा लेते हैं, है ना। कुछ शॉपिंग करनी होगी बिलासपुर की जगह, तुम हो सकता है कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए रायपुर जा सकते हो, ठीक है, वहाँ पर भी कुछ स्पेसिफिक, जैसे अब एम्स की सुविधाएं लेना, तो एम्स तो सिर्फ रायपुर में ही है, तो वो नेक्स्ट 7 वाले में आ जाएगा, है ना। लेकिन मैंने कहा कि कुछ चीज़ें रायपुर में भी समान मिल रही है और बिलासपुर में भी, और कोई बीच का शहर है दोनों के बीच का, तो डेफिनेटली 50-50 होगा, है ना। 50 लोग इधर आएंगे, 50 लोग, तो ये k = 4 आ गया। अब आते हैं k = 7, तो ये प्रशासनिक सेवाएं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकता है, समझ गए ना भाई। जैसे मैंने कहा राज्य की राजधानी है, तो राजधानी से मंत्रालय से रिलेटेड काम के लिए अब कहाँ जाओगे, एकमात्र रास्ता बचेगा कौन सा वाला, रायपुर ही जाना पड़ेगा, चाहे
आप कहीं पर भी रहते हो, सब लोग सबके सब कहाँ आ जाएंगे आपके, सबको रायपुर ही आना पड़ेगा। तो इसलिए 6 आसपास के 6 लोगों से और खुद का, तो कितना आ गया आपका 7। आया समझ में। तो कुछ काम डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, जैसे हाई कोर्ट का काम करना है बिलासपुर ही आएंगे, तो बिलासपुर का हाई कोर्ट के लिए उसका जो सेवा क्षेत्र कितना बनेगा आपका, जो है 7 का बनेगा। रायपुर के लिए प्रशासनिक राजधानी के लिए बनेगा। डिस्ट्रिक्ट कार्यालय, तो डिस्ट्रिक्ट के काम करवाने तो आपको पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग कहाँ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट ही जाएंगे। तो प्रशासनिक कार्य हो गए कुछ ऐसे जिसका डिस्ट्रीब्यूशन या जिसका डिवीज़न नहीं हो सकता, बंटवारा नहीं हो सकता है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7 ही आएगी, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से उसको उसने प्रशासनिक नियम कहा। तो इस तरीके से उसने बताने की कोशिश की कि किसी क्षेत्र में किस तरीके से नगर है, शहर है, गांव है, ये सब क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, ऐसे संबंधित होते हैं। उसी को कहा जाता है सेंट्रल प्लेस थ्योरी कहा जाता है। इसकी विशेषता मजबूत प्रशासन, स्पष्ट अधिकार क्षेत्र होगा, राजनीतिक नियोजन में उपयोगी होता है। उदाहरण भारत की जिला तहसील प्रशासनिक संरचना, ये सब 7 में आ जाएंगे। तहसील में कहाँ, एक ही तहसील में जाओगे जो तुम्हारी तहसील है ना, उस तहसील में रहने वाले लोग सभी उसी तहसील में जा करके क्या करेंगे, सेवाएं लेंगे, उसका बंटवारा नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट वाले डिस्ट्रिक्ट में लेंगे। तो इस तरीके से ऐसे कुछ सेवाएं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट हमारा केवल कहाँ पर है, दिल्ली में। तो पूरे इंडिया के लोग, चाहे केरला का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे अरुणाचल का हो, चाहे गुजरात का हो, एक ही जगह जाएंगे, उसका कोई बंटवारा होगा नहीं। तो ऐसे कार्यों के लिए के की वैल्यू कितनी निकलेगी, 7। आया समझ में। तो ऐसे कार्य जिसका एक से अधिक केंद्र है तो बाजार सिद्धांत लागू होगा, 3 वैल्यू आएगी। 2 केंद्र में बंटवारा हो रहा है तो कितनी आएगी, 4 में आएगी, और किसी में बंटवारा नहीं हो रहा है तो 7 आएगी। तो इस तरीके से उसने जो है सिद्धांत को देने की कोशिश की। समझ में आ गया। तो ये इसका सिद्धांत था। महत्व क्या है, तो शहरी पदानुक्रम को समझाने की कोशिश करता है। क्षेत्रीय नियोजन में सहायक, मतलब किसी क्षेत्र के विकास करना है तो हम क्या करेंगे, अलग अलग केंद्रों की पहचान करेंगे, उन केंद्रों को विकसित करेंगे जिससे पूरे क्षेत्र में विकास या नियोजन कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। तो क्षेत्रीय नियोजन में सहायक हो सकता है और सेवाओं के स्थान निर्धारण में उपयोगी है। जैसे मैंने कहा ना कि मैंने कोचिंग के लिए दिल्ली छोड़ा, तो दिल्ली छोड़ने के पश्चात कई लोगों ने कहा रायपुर में कोचिंग डाल लो, लेकिन मैंने बिलासपुर को क्यों चुना, क्योंकि बिलासपुर में पहले से कोचिंग के लिए फेमस था ना। रायपुर तो अब उभरा है पिछले 2-4-5 सालों में, कोरोना के बाद। कोरोना से पहले इतनी कोचिंगें वहाँ पे नहीं थी, 1-2 थी बड़ी का मतलब 1-2 कोचिंगें थी, लेकिन अब वहाँ पर भी ठीक ठाक पीएससी यूपीएससी और सबकी कोचिंगें खुलने लग गई है। तो मैंने बिलासपुर को क्यों चयन किया, क्योंकि बिलासपुर पहले से क्या था, कोचिंगों के लिए जमा हुआ क्षेत्र था, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा मार्केटिंग और उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरीके से सेवाओं के स्थान निर्धारण में क्या हो सकता है, आपका जो केंद्रीय स्थान सिद्धांत आपका, कि कौन से केंद्रों में कौन कौन सी सेवाएं कम ज़्यादा है, उसके आधार पर आप क्या कर सकते हैं, निर्धारण कर सकते हैं। तो ये इसका महत्व है। आलोचना फिर से वही कि जो उसने आइसोट्रॉफिक वाला लिया हुआ है, समान जलवायु, समान परिवहन व्यवस्था, ये प्रैक्टिकल में व्यवहार में संभव नहीं है कि नहीं। तो ये आलोचना बस्ती पैटर्न के लिए मॉडल तो प्रदान किया है, लेकिन वही आलोचना है। समतल समरूप सतह मिलना मुश्किल है, पहाड़ी नदी सब चीज़ें होती है जो षटभुज को क्या कर देंगी, डिस्टॉर्ट कर देगी, विकृत कर देगी। तो षटभुज हमेशा ही षटभुज बने संभव, अब इधर पर्वत है तो बिलासपुर, उधर पर्वत है तो षटभुज कैसे बनेगा, इधर नदी है तो षटभुज कैसे बनेगा, तो ये विकृत कर देती है। औद्योगिकरण और सरकारी योजना के प्रभाव की उपेक्षा करता है कि जो सेटलमेंट है वह कई सारे औद्योगिक नीतियाँ होती है, सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं होती है, उसके आधार पर भी क्या होता है, शहरों का गाँवों का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उन सब की अवहेलना करता है। और बाकी कल पढ़ेंगे लॉस ने इसमें संशोधन किया। तो लॉस ने क्या संशोधन किया, उसने एक से अधिक कई सारे के मूल्य मान लिए अलग अलग वस्तुओं सेवाओं के लिए। तो लॉस का संशोधन पढ़ेंगे। तो के का मान इसने क्या माना हुआ है, एकदम कठोर मान लिया किसने, कि के की 3 ही वैल्यू है, जबकि ऐसा नहीं है, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग वैल्यू निकल सकती है, अलग अलग वस्तुओं के लिए, सेवाओं के लिए अलग अलग वैल्यू निकल सकती है। तो इस तरीके से तो ये सेंट्रल प्लेस थ्योरी है जो क्रिस्टॉलर ने दिया किसी भी क्षेत्र में सेटलमेंट की व्याख्या करने के लिए। आया समझ में। तो इतना एक बार जाके पढ़ लेना, समझ लेना, और इतना ही दिमाग में रखना है, चाहे